जी प्रणाम। कहना यह है कि आज हम लोग देखेंगे सोन चिड़ैया जो बुक है, इस बुक क्लास 8 से जानेंगे बीर अब्दुल हामिद के बारे में। बीर अब्दुल हामिद जब भी जुबान पे आता है तो अगर सबसे पहले कुछ उभर कर सामने आता है तो एक वीर योद्धा, वीर सिपाही, देश के एक जाबाज बहादुर सैनिक का नाम आता है। अब इस पाठ के जो लेखक हैं, इत्तेफाक कहिए या सौभाग्य कहिए कि जहां बीर अब्दुल हामिद जिस जिले से आते हैं उसी जिले से आते हैं कौन, जिस इस पाठ के लेखक हैं राही मसूम राजा, जिनका नाम है राही मसूम राजा। अब ये भी आते हैं गाजीपुर से, और जो हमारे बीर अब्दुल हामिद हैं वो भी आते हैं गाजीपुर से। समय बीतता है, जब लेखन का कार्य करते हैं तो लिखते हैं कि हमने गाजीपुर को क्या दिया, अर्थात कहने का मतलब कि वीर जो राही मसूम राजा हैं वो भी गाजीपुर से जो इस पाठ के लेखक हैं, और बीर अब्दुल हामिद भी इस गाजीपुर से माने आते हैं। जब आते हैं, इन्होंने बीर अब्दुल हामिद बोल रहे हैं कि बीर अब्दुल हामिद हमारे गांव हमारे देश को दिए क्या चीज, परमवीर चक्र दिए। अब इसी में हम इस बोर्ड पे जितने पॉइंट लिखे हैं, इस पॉइंट को एक एक करके अगर समझ लिए तो हम पूरे पाठ की सारांश समझ जाएंगे। बीर अब्दुल हामिद की जीवनी से लेके उनके घर, माता पिता, इस सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक जान लेंगे। तो आइए एक एक पॉइंट करके हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखे हैं हम 110 करोड़। 110 करोड़ कहने का मतलब है, पॉइंट करके सबके उसमें लिखे हैं कि हमारे भारत में 110 करोड़ जिस समय डाटा दिया गया है उस समय के हिसाब से है, 110 करोड़ जनसंख्या निवास करता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, पर हम जानते हैं कि सब में से सबसे अगर कुछ बढ़ के है तो सबके सब हिंदुस्तानी है। उसी 110 करोड़ देशवासियों में से आज एक व्यक्ति का हम जो वीर कथा जानेंगे, जिनका नाम है बीर अब्दुल हामिद। अब बीर अब्दुल हामिद के बारे में जानेंगे। पहला जाने हम गाजीपुर। तो गाजीपुर इत्तेफाक है कि जो इस पाठ के लेखक हैं राही मसूम राजा वो भी गाजीपुर से हैं, और जो जिनके बारे में हम जान रहे हैं बीर अब्दुल हामिद के बारे में वो भी गाजीपुर से हैं। तो गाजीपुर के बारे में हम थोड़ा बहुत जाने। परमवीर चक्र, परमवीर चक्र कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कि जब आम आदमी जब कोई विशेष कार्य करता है, कोई देश के लिए अपना अहम योगदान देता है तो उसको दिया जाता है भारत रत्न, ठीक है। उसी तरह सेना के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है तो क्या होता है, परमवीर चक्र होता है। तो अपने बलिदान, अपनी शोहरत, अपनी जो भी कहिए युद्ध भूमि में जो भी पराक्रम दिखाए, उसके एवज में परमवीर चक्र प्राप्त करता कौन बने, बीर अब्दुल हामिद। यानी कि बीर अब्दुल हामिद को क्या मिला था, तो सेना का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र मिला था। तो परमवीर चक्र हम पॉइंट जान लिए। अब देखें आत्म बलिदान। आत्म बलिदान उनके हम देखें, आत्म बलिदान, तो आत्म बलिदान समझिए कि वो बचपन से ही उनका ऐसा मानना था कि मानिए कि वो फौज के लिए पैदा हुए हैं, अर्थात उनको फौज के प्रति माने गजब का साहस था। इसी से वो अपना आत्म बलिदान, यानी कि कभी कहने का मतलब है कि जो उनके शरीर में फुर्ती वगैरह जो भी था, इस सब में सब कुछ परिपूर्ण थे। आत्म बलिदान और हम आगे चल के इसमें पॉइंट को और डील करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं उनके घर पहुंचने का साधन। अगर घर पहुंचने का हम साधन देखें तो गाजीपुर आपको जाना पड़ेगा। गाजीपुर से कहां पहुंचिएगा, आजमगढ़ पहुंचिएगा। आजमगढ़ से एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है धामपुर। अब इसमें कह रहे हैं कि धामपुर, समझिए कि अगर हम लोग बीर अब्दुल हामिद वहां अपने से नहीं आते तो आज हम लोग धामपुर गांव का नाम का चर्चा भी नहीं करते कि धामपुर कहाँ है, ठीक है। या गाजीपुर कोई जिला है तो है, पर गाजीपुर की अगर जैसे ही बात आ जाए तो उसमें बीर अब्दुल हामिद का नाम अगर ना आए तो गाजीपुर का नाम अधूरा है। यानी कि गाजीपुर का नाम आया, धामपुर का नाम आया, आजमगढ़ का नाम आया, तो इनमें
कि बीर अब्दुल हामिद के नाम से अपने पूरे गांव की पहचान दिलाए, यानी कि धामपुर माने बीर अब्दुल हामिद। अब इनकी मां का बात करें हम, तो मां थी कौन? बकरीदन। अब बकरीदन से कहा जाता है कि मां ऐसी होनी चाहिए। एक मुस्लिम धर्म में त्योहार मनाया जाता है बकरीद का, जिसको हम लोग बलिदान की त्योहार करते हैं। तो बकरीदन ने अपनी बेटा का क्या कर दिया? बलिदान दे दिया। किसके लिए? इस देश के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की जो भी था आत्म मान सम्मान के लिए बकरीदन ने अपनी बेटा को क्या दे दिया? बलिदान दे दिया। तो उनकी मां का नाम था बकरीदन। पिताजी का नाम था उस्मान खां, यहां लिखे हैं। पिताजी का नाम था उस्मान खां, जो कि पेशे से दर्जी थे। अब जब दर्जी थे तो उनकी जो दादी माँ थी, ये दादी माँ क्या करती थी कि जब भी कहीं खेलने वलने इधर उधर जाता था तो हर काम में दादी माँ उनको बोलती थी क्या करो तुम अपने पिताजी का जो कार्य है, यानी कि दर्जी का जो काम है, उस काम को तुम सीख लो। अब उस काम को ना सीख के जो बीर अब्दुल हामिद थे, अपनी दादी माँ से जो अपना वहां का लोकल लैंग्वेज था उसमें बोलते थे कि दादी माँ हम ना करें भी काम, हम जाए फौज में, हम जाए फौज में। एक ही बार 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 बोलते थे कि हम जाए फौज में, हम जाए फौज में। अब दादी माँ उनके रिसियाती थी और बोलती थी कि हाँ हाँ तू जइया फौज में, हाँ हाँ तू जइया फौज में, चलो अपना बाप के जो दर्जी वाला काम बाटे, अपने पिता के जो दर्जी वाला काम बा, पहले ओकरा के सीख लो, तू जइया फौज में। अपने लोकल लैंग्वेज में बात करते थे। और इस बात को लेकर अपने पिताजी से भी वो नोक झोंक और बात विचार करते रहता था कि हाँ हम कहाँ जाएंगे? फौज में। अर्थात कहने के मतलब बचपन से ही जो अब्दुल हामिद थे उनके यह ख्वाब था, सपना था कि हम क्या करेंगे? देश की सेवा के लिए जाएंगे, यानी कि एक वीर सिपाही बनेंगे। और वीर सिपाही बनेंगे तो वीर सिपाही बनने के लिए उनके दिमाग में भी परिपूर्ण रूप से घर कर गया था कि अगर सेना में जाना है तो हमको चुस्त दुरुस्त फुर्तीला ये सब मैंने शरीर से एकदम एक्टिव रहना पड़ेगा। तो एक्टिव रहना पड़ेगा तो इसके लिए उन्होंने कबड्डी हो गया, पहलवानी हो गया, कुश्ती हो गया, इस सब पे मतलब पूरे पूर्ण रूप से फोकस रखते थे। पढ़ाई की बात करें तो उस समय वे मात्र चौथी कक्षा तक पढ़े थे, यानी कहने के मतलब चौथी उस समय का मान लीजिए होता है, तो चौथी कक्षा तो पढ़े थे। उसके बाद ही पहलवानी वगैरह में सब कुछ पढ़े थे। समझिए तो पहलवानी इनको विरासत के रूप में मिला था। बीर अब्दुल हामिद को पहलवानी जो है ये विरासत के रूप में मिला था। विरासत के रूप में कैसे? तो इनके पिताजी और जो नाना जी थे ये पहलवानी के बड़ी परिपूर्ण खिलाड़ी थे, यानी पहलवानी इनको मैंने बहुत बड़ा शौक था। तो शुरू से ही लंगोट बांधे और सुबह सुबह निकल गए अखड़ा में। मिट्टी का वहां जो अखड़े में है धूल लगा रहे हैं, शरीर पर डंड मार रहे हैं, शाम को लकड़ी सीख रहे हैं। जो भी माने शारीरिक एक्टिविटी रखने के लिए, शारीरिक फुर्ती रखने के लिए जो भी हो सकता था करते थे। पहलवानी सीखे, कबड्डी सीखे, साथ ही साथ लकड़ी फेंकना, निशाना लगाना, इस सब में बहुत ज्यादा एक्टिव रहते थे। ठीक है। अब यहां हम डेट लिखे हैं, डेट पे ध्यान दीजिएगा, 1 जुलाई 1933। अब 1 जुलाई 1933 वह दिन है, इस भारत के सौभाग्य डेट कहिए, जिस दिन बीर अब्दुल हामिद इस सरजमी पे आए। आए कहां? तो धामपुर। धामपुर कहां? आजमगढ़ में। आजमगढ़ कहां? तो अब क्या बात कीजिएगा कहां पे? गाजीपुर। यानी गाजीपुर हो गया जिला, धामपुर गाजीपुर जिला, वहां से आजमगढ़ जाइए, वहां से धामपुर जाइए, कहां पहुंच जाइएगा? पहुंच जाइएगा आप अब्दुल हामिद के गांव। तो उनके जन्म हम डेट याद रखेंगे, 1 जुलाई 1933। 1 जुलाई 1933 में जन्म हुआ। कबड्डी हो गया, कुश्ती हो गया, ये सब कुछ से परिपूर्ण हुए। यानी उसके बाद पहुंचे हुए बनारस। बनारस में क्या चल रहा था? तो 1954 का समय था, 1954 का समय था। 1954 में सेना की बहाली चल रहा था। सेना के बहाली में गए, जो भी हो सका इनसे अपना सेना में परिपूर्ण हुए, सेना में सेलेक्ट हो गए। सेना में सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद जब पहले दिन परेड का आया, तो परेड के आया तो एकदम सही सलामत तगड़ा रूप से खड़े थे। जो परेड करने वाला शागिर्द था पूछा कि तुम जो जो मतलब उसमें कैप्टन थे, वो मैंने पूछा कि तुम इतने सही से खड़े हो, क्या तुम पहले कभी परेड करते हो?
नहीं, हमने परेड सीखा नहीं है, पर हम निशाना लगाना जरूर सीखते थे, हम कुश्ती खेलना जरूर, हम कबड्डी सब में सीखे हैं। अब उस समय से इनको शागिर्द बना लिया गया, मतलब उसमें मैंने विशेष सहभागी इनको बनाया गया और इनको निशाना अपने साथियों को लगाने के सिखाने के काम पर लगाया गया। काम यहाँ तक किए, 54 में सेना ज्वाइन किए। इनके जीवन के सेना ज्वाइन करने के बाद इनके जीवन का सबसे पहला जो सपना वर्षों से पाले आए थे, वो दिखाने का समय आया 1962। आप जानते हैं कि देश का काला जो दौर कहिए, हमारे जो बगल का पड़ोसी है चीन, अचानक हम पे हमला किया 1962 में। 1962 में हमला किया तो उस समय जो हमारे पीर अब्दुल हामिद थे, ये भी उसमें सम्मिलित थे। जब ये सम्मिलित थे तो सम्मिलित होने के साथ साथ इनके जो बात करें, हम जो बटालियन थे, इनके साथ में जो सैनिक थे, इस चीनी सेना के, मान लीजिए कि आपका इस चारों तरफ से चीन है, बीच में इनका बटालियन घिर गया। अब बटालियन घिर गया तो इन लोगों के पास दो ही समय था, विकल्प था, या तो मैदान छोड़ के आप भाग जाइए या डट के क्या कीजिए, दुश्मन से सामना कीजिए। पीर अब्दुल हामिद ने मौत की रास्ता सुना, यानी कहा कि हम जब तक जान है हमारा शरीर में, तब तक हम तो मैदान छोड़ के नहीं भागेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। उन्होंने लड़ना शुरू किया, जो उनके पास मशीन गन था उसे लड़ते गए। एक एक जो साथी थे कम होते जा रहे थे, खून के फुहारे शरीर से निकल रहे थे, फिर भी इन्होंने हार नहीं माना और जो चीनी सैनिक थे जहां तक हो सका अपना लड़े। जो इनके पास गोला बारूद था सब बिकते थे, बम वगैरह बिकते थे, मशीन गन से थी। लास्ट में ऐसा हुआ कि इनके पास गोली तक खत्म हो गया। अब गोली तक खत्म हो गया, इन्होंने अब सोचा कि अगर हम मशीन गन छोड़ के जा रहे हैं, ये दुश्मन के हाथ में लग जाए तो उसके पास गोली है, उससे हमला कर सकता है। इन्होंने मशीन गन को तोड़ा और बर्फ के जो हो सका रेंग के निकलने के लिए निकले। जंगल झाड़ियों होते हुए अपना सफर तय किए। तय करके पहुंचे एक गांव का नाम याद रखिएगा, गांव का नाम है तेजपुर। जो गांव है उसे डेट की हम बात करें, 12 मार्च 1962। 12 मार्च 1962 को पहुंचे कहां, तेजपुर में पहुंचे। कहां पहुंचे, तेजपुर। जब इस तेजपुर में पहुंचे तो पहुंचते पहुंचते उस गांव में जब पहुंचे तो इनको तो पहले मन में सहानुभूति जागृत हुआ कि चलो कम से कम हम किसी गांव किसी लोग के बीच तो पहुंचे। पहुंचे उस गांव में, तेजपुर में पहुंचे तो यह पहुंचते पहुंचते बेहोश हो गए। स्थिति यह हो गया कि लाश नायक अवस्था में आ गया, यानी कि मरने की अवस्था में आ गए। फिर भी इनके मन में एकदम कहीं भी ये नहीं था कि नहीं हम इतनी हो जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे या कुछ होंगे। मैंने पूरे अपनी जो भी शरीर के एनर्जी था सब कुछ था सेफ, यानी कि समय के साथ ही ठीक हुए। यहां से तेजपुर से ठीक होकर निकले। जब ठीक होकर निकले तो सेना में इनके रैंक बढ़ा दिया गया, सेना में इनके रैंक को बढ़ाया गया। अब ये क्या हो गए, वहां से ही हौलदार के पोस्ट पर पोस्टिंग हो गए। अब पोस्टिंग हुए, समय बीतता गया, अभी कुछ ही दिन बीता था, तब तक हमारे पड़ोसी जो देश है, कौन, पाकिस्तान, 10 सितंबर 1965। डेट याद रखिएगा, डेट यहां पे है 10 सितंबर 1965। अब इस 10 सितंबर 1965 को पाकिस्तान को मंगनी का मिला था टैंक। टैंक में कौन टैंक, उस सबको मिला था पैटर्न टैंक। आप जानते हैं कि जो उस समय के उनको आका पापा जो थे उसके, कौन, अमेरिका, उसको आधुनिक उस समय टैंक दिया। और उस टैंक के दम पर पाकिस्तान के दिमाग में बैठ गया कि 62 में तो चाइना से भारत हारा है, या पूरी तरह से इसकी अर्थव्यवस्था या सिपाही घायल है, संपूर्ण रूप से अभी सुरक्षित भी नहीं हुए हैं, और हम हमला कर देंगे तो क्या होंगे, तुरंत जीत जाएंगे। और जीतने के साथ साथ ये भी उसके मन में घर कर गया था कि हम अगर भारत पे हमला करेंगे तो भारत के जो मुसलमान हैं वो हमारे पक्ष में आ जाएंगे, और क्या करेंगे, वो हमारे भारत का सपोर्ट, पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। इस बात उसको दिमाग में सेट कर गया था पाकिस्तान के। और उस समय उसके आधुनिक अमेरिका से मिला था पैटर्न टैंक। पैटर्न टैंक को लिया और घुस गया कहां के क्षेत्र में,
एक क्षेत्र था जो पंजाब से सटे ही, अगर मान लीजिए कि हमें भारत का नक्शा बना है तो यहाँ इस साइड में है, जो कहिएगा कौन सा हो जाएगा आपका उत्तर पूरब। उत्तर पूरब क्षेत्र में यहाँ पहुंचा कहाँ, कसूर क्षेत्र था वो, कसूर का क्षेत्र। अब इस कसूर के क्षेत्र पर पहुंचा तो वही सौभाग्य दुर्भाग्य से कहिए कि वहां की जो माने ड्यूटी था, इन्हीं का ड्यूटी था, किनका, आपके वीर अब्दुल हामिद का। और भी सिपाही थे, बटालियन टैंक में थे, पर ये भी उसमें शामिल थे। अब जब कसूर क्षेत्र में पहुंचे तो इनके पास सेना की संख्या कम था। अब इन लोगों के ऊपर से आदेश आया कि आप लोग पोस्ट को खाली कर दीजिए, या अगर रोक सकते हैं तो रोकिए। तो अब इन लोगों के पास था कि अगर हम देश को छोड़ के जा रहे हैं तो दुश्मन हमारे धरती माँ के सीने पर चढ़ जाएंगे, आगे तक बढ़ जाएंगे। हम अब जीते जी कर क्या करेंगे, जो हमारे जीते जी अगर हमारे माँ पे कोई हाथ रख दे, हमारे जीने से फिर क्या फायदा होगा कि हमारे माँ के सीने पर कोई लात रखकर हमारी भारत की भूमि पर आ जाए। इन लोगों ने अपना जो हुआ, जितने सैनिक थे उतने ही सही लग गए पूर्ण रूप से, आजा बाबू, जो होगा वो देखा जाएगा। जहां तक हुए इन लोगों ने रणनीति बनाया, रणनीति के साथ कसूर क्षेत्र में युद्ध चलना शुरू हुआ। अब उनके पास है पैटर्न टैंक। अब समझते हैं पैटर्न टैंक जो जाता है, जो माने समझिए कि दुश्मन जो था पूर्ण रूप से लोहे का था, दुश्मन दिख नहीं रहा था, अगर दूर तक कुछ दिख रहा था, अगर लाइन में कतारबद्ध से देखे तो खाली पैटर्न टैंक दिख रहा था। अब इस तरफ टैंक है, इधर साधारण से सिपाही जो बंदूक लेकर खड़े हैं, फिर भी इनके पास अगर कोई चीज था तो उनका हौसला, उनका जज्बा, जिसके सहारे उन्होंने युद्ध के रुके मैदान में और युद्ध करना शुरू किए। अब उस समय कहा जाता है कि जो वीर अब्दुल हामिद का निशाना जो बचपन में खेला लगाते थे या शागिर्द अपने साथियों को सिखाते थे, वह निशाना इनको बहुत ज्यादा यहाँ सहयोग करेगा। इसलिए कि उनके पास था एक टैंक, एंटी टैंक बंदूक। एंटी टैंक बंदूक क्या है तो कभी देखते होंगे, जैसे बॉर्डर मूवी में आप देखे होंगे कि जैसे जीप है और जीप पर एक बंदूक लगा रहता है और उस बंदूक में गोला डाल के टैंक को उड़ाया जाता है। बंदूक तो होता है सिंपल आदमी व्यक्ति को मारने के लिए, पर जो एंटी टैंक बंदूक होता है वो बंदूक इनके टैंक को उड़ाने के लिए। अब निशाना के इनके कमाल कहिए और गजब की माने इनमें फुर्ती आया अब्दुल हामिद में। और इस फुर्ती का बात कहिए कि इस टैंक को उन्होंने इस एंटी टैंक बंदूक के माध्यम से एक एक करके 3 पैटर्न टैंक उड़ा दिए, तुरंत एक के बाद एक करके। अचानक जब उड़ा, उन लोगों को लगा कि नहीं, इसमें पूर्ण रूप से तैयारी में हम लोग को गलत सूचना मिला है, सैनिक की संख्या 120 नहीं बहुत ज्यादा है, हम लोग को जो सूचना दिया है वो गलत दिया है। रुक गया वहीं तक, इन लोग के पास सब कुछ है। पर हुआ दुर्भाग्य कहिए या कुछ कहिए कि एक ऐसा चीज आया और अब्दुल हामिद के सीने से टकराया जोरदार, जो अब्दुल हामिद को दर्द का तो एहसास नहीं हुआ, पर उनके अपने मुंह से आवाज जो निकलना चाहते थे नहीं निकल पाया। और एक ही बात पूरे रणभूमि में जो उठा, अल्लाह के नाम से बुझा, और कुछ देर के लिए रणभूमि से अल्लाह के नाम पे कुछ देर के लिए रणभूमि की आवाज दब गया। अर्थात पूर्ण रूप से जो युद्ध भूमि था इन लोगों के क्षेत्र में अपना लिए नियंत्रण में, दुश्मन पे फाइनली टूट पड़े। जहां तक हुए वही इनके जीवन का 65 का युद्ध था। जीते जी अपने जो भी हो सका पूरे बहादुरी से लड़े और अपने बलिदान को निछावर किए। जो पाकिस्तान थे, जिनके मन में ये भ्रम था कि मुस्लिम हैं तो हमारे पक्ष से लड़ेंगे, या हमारे भारत में जो अलग अलग धर्म के लोग हैं जिनको धर्म की कट्टरता पर या धर्म की, अब मजहबी जो था वो मजहबी एकता का बहुत बड़ा न्यू साबित करके चले गए कि हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म का हो, सिख हो ईसाई हो, धर्म बाद में है। अगर देश पे बात आई तो सबसे पहले हमारा देश है। अगर देश है तो धर्म है, अगर देश ही नहीं रहेगा तो धर्म किस काम का। तो मजहबी एकता का अगर सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण अगर कहा जाए तो वीर अब्दुल हामिद का कहा जाता है। यही वीर अब्दुल हामिद की वीर कथा थी। आशा करते हैं कि यहां तक पहुंच गए होंगे पूर्ण रूप से। चलिए रखते हैं यहीं तक,
फिर हम मिलेंगे आगे जो भी होगा उसमें। नमस्कार।